Students, in chapter number 37, we see that Henry kept rowing all the night क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल चुका है बोट में, और उसके जो बारमैन था उसने उसको सजेस्ट किया था कि उसको सारी रात है कंटिन्यूस रोविंग करनी होगी, तभी वो डॉन तक है स्विट्ज़रलैंड है वो पहुंच जाएगा। ही न्यू दैट हीज हैंड्स वुड ब्लिस्टर, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, बट देयर वॉज नो अल्टरनेटिव, द वेदर वॉज क्वाइट रफ। कैथरीन एप्रीहेंडेड, दूसरी तरफ कैथरीन आशंका जताती है कि फर्गूसन है जब नेक्स्ट डे होटल में आएगी तो वो अंदाज़ा लगा लेगी कि वो दोनों जा चुके हैं। हेनरी सेड दैट ही वॉज नॉट वरिंग अबाउट फर्गूसन बट ही वॉज वरिंग अबाउट एंटरिंग द स्विस पार्ट ऑफ द लेक का जो एरिया स्विट्ज़रलैंड से लगता है, कहता वहाँ पहुँचने के बारे में उसको चिंता है डे लाइट से पहले। हेनरी केप्ट फेयरली क्लोज टू द शोर, और हेनरी लगभग उसके लेक के शोर के बिल्कुल नज़दीक ही होता है, बट ही वॉज अफ्रेड, परंतु उसे डर है कि कहीं वो बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना कर दे और समय से पहले है उसके, अगर ज़्यादा समय बीत गया तो फिर वो लेक के किनारे पे नहीं पहुंच पाएगा, अगर ज़्यादा डे लाइट होगी तो उसको कोई वहाँ एंटर नहीं करने देगा। कैथरीन ऑफर टू हेल्प हेनरी विद द रोइंग बट हेनरी सेड दैट शी शुड जस्ट टू स्टीयरिंग, कहते उसे सिर्फ स्टेयरिंग ही संभाल के रखे, क्योंकि जो बोट है ऑटोमेटिकली चलती रहती है, यदि विंड है हवा है उनके लिए फेवरेबल हो तो ज़्यादा स्टेयरिंग के साथ उनको ज़्यादा नहीं करना पड़ता मेहनत। द लिटल लेटर हेनरी आस्ट कैथरीन इफ सी वॉज वार्म इनफ, क्या वो उसको कुछ ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही है। शी रिप्लाइड दैट शी वॉज स्प्लेंडेड, वो बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अ लिटल स्टिफनेस, बस उसको हल्की सी स्टिफनेस हो रही है, थोड़ा उसको स्टिफनेस मीन्स थोड़ा उसको कहें कि कठोरता सी उसको फील हो रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। Catherine then again offered to row, but Henry says that she didn't do this in her pregnancy. But Catherine said that if she do rowing in moderation, मतलब वो बहुत ही अगर आराम से रोविंग करती है तो उसके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। तो हेनरी उसको थोड़े समय के लिए बोट को रो करने के लिए कह देता है, परंतु उसको वॉर्न करता है कि उसे जो और है, जो उसका चप्पू है, वो अपनी टमी से स्ट्रक ना होने दे। Then by the daylight they had entered the Swiss portion of the lake, उसके स्विट्ज़रलैंड में वो एंटर कर जाते हैं। कार्ल्ड ब्रीसेगो, जिस प्लेस पे वो लैंड करते हैं उसका नाम है ब्रीसेगो। अब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए कैफ़े में जाते हैं, ठीक है। रेन हो रही होती है परंतु ये अच्छा मौसम है, चीयरफुल रेन होती है। वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि आफ्टर सम टाइम दे वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, बट इट वॉज नॉट ए सीरियस मैटर बिकॉज दे वर ब्रिटिश एंड अमेरिकन। कैथरीन ब्रिटिश होती है और हेनरी है वो अमेरिकन है, सो उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स दोनों की ही स्विट्ज़रलैंड में अच्छी रेपुटेशन होती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ 37 चैप्टर हम देखते हैं कि जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करते हैं, दे वर अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड टेकन टू द कस्टम हाउस टू बी इंटेरोगेटेड, उनसे क्वेश्चनिंग करने के लिए उनको ले जाया जाता है। दे वर आस्क्ड वाई दे हैड एंटर स्विट्ज़रलैंड बाय बोट, देन हेनरी सेज दैट ही वॉज ए स्पोर्ट्स पर्सन एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रोविंग, उसे रोविंग का बहुत अधिक शौक है। देन द पुलिस आस्क वाई दे कम टू स्विट्ज़रलैंड, हेनरी कहता है कि उसको यहाँ के विंटर स्पोर्ट्स है वो बहुत अधिक पसंद है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड बिन स्टडिंग आर्किटेक्चर इन इटली, इसकी वो स्टडी कर रहा था। एंड हिज कंपेनियन, और उसका साथी वो जिस कजन जो कि उसका कजन था, वो हैड बिन स्टडिंग आर्ट देयर, वो वहाँ पे आर्ट की स्टडी कर रहा था। द पुलिस देन डिसाइडेड टू कन्फिस्केट द बोट, अब पुलिस है उनकी बोट को कन्फिस्केट करने का, जब्त करने का सोचती है, और हेनरी और कैथरीन दोनों को लोकार्नो एक प्लेस है वहाँ पे भेज देते हैं फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए, बिकॉज पुलिस वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ मनी हेनरी एंड कैथरीन हैड, उनके पास अच्छी खासी मनी होती है, और दूसरा जो उनका एटीट्यूड होता है वो भी उनको बहुत अधिक प्राउडी लगता है, इसलिए वो उनसे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको लोकार्नो भेज देते हैं। उनको एक पुलिस के कैरियर्स में लोकार्नो ले जाया जाता है, पुलिस की एस्कॉर्ट में, पुलिस की कस्टडी में। लोकार्नो में उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बुरा नहीं था। द पुलिस क्वेश्चन देम पोलाइटली उनसे क्वेश्चन करती है, बिकॉज दे हैड पासपोर्ट एंड मनी, उनके पास अपने पासपोर्ट भी होते हैं और मनी भी होती है। द पुलिस डिडेंट बिलीव हेनरी स्टोरी, उनको उसकी स्टोरी पे विश्वास नहीं था, बट दे वर नॉट टू पर्टिकुलर अबाउट
टेक्निकलिटीज़ एंड फॉर्मेलिटीज़, परंतु वो ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं और वो हेनरी और कैथरीन को कह देते हैं कि वो फ्री है, वो स्विट्ज़रलैंड में जहाँ चाहे वहाँ वो घूम सकते हैं, बट वन रिक्वायरमेंट इज़ दैट दे हैज़ टू रिपोर्ट टू द पुलिस वेयर एवर दे वर, उनको पुलिस को बताना जरूर होगा। हेनरी एंड कैथरीन डिसाइडेड टू गो टू मॉन्ट्रेक्स नेम के प्लेस में जाना चाहते हैं। वाइल लिविंग द कस्टम हाउस हेनरी गिव ए 10 लीरा नोट टू द सोल्जर हु हैड अकम्पनीड देम इन ब्रीसेगो, जो उनको ब्रीसेगो से लोकेर्नो तक लाने में उनके साथ होता है, उसको वो 10 रुपीज़ का नोट देता है। देन दे ड्रोव टू द होटल मेट्रोपोल टू स्पेंड द नाइट बिफोर लिविंग टू मॉन्ट्रेक्स, वहाँ जाने से पहले वो होटल में चले जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी होती है। इन चैप्टर नंबर 38 हम देखते हैं कि हेनरी एंड कैथरीन now started living in a cottage on the mountain which was some distance away from the Montrex. The landlord and the landlady, who was Mr. and Mrs. Guttingden, are a very nice people and who take a good deal of interest in Henry and Catherine. They also look after them well. In front of the house where they both are live, mountain went down steeply to the little plain. जो पर्वत है वो सीधा नीचे एक ढलान, पर्वत से सीधा नीचे ढलान में प्लेन एरिया था अलोंग द लेक, एक लेक के पास। हेनरी और कैथरीन है वो कई बार है अपने घर के पोर्च में बैठ जाते हैं धूप में और सी देखते रहते हैं द विंडिंग ऑन द रोड डाउन द माउंटेन साइड पे रोड के ऊपर जो हवा का जो बहाव है उनको देखते रहते हैं। एंड द विनयार्ड ऑन द साइड, और जो लोअर माउंटेन पे जो भी बेल होती है, विनयार्ड्स होते हैं, जो गार्डन होते हैं, उसको वो देखता रहता है। और वन जब सन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है देन दे हैव लंच इन पोर्च, क्योंकि वो विंटर सीजन होता है तो वो पोर्च में इन सनलाइट वो लंच करते हैं। बट द रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी टाइम में वो दे ईट अपस्टेयर इन स्मॉल रूम, वो अपने छोटे से रूम में ऊपर ही खाना खाते हैं। बिकॉज क्योंकि वो हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे होते हैं। दे रीड बुक्स एंड मैगजीन एंड प्ले कार्ड गेम। दूसरी साइड जो मिस्टर और मिसिस गटिंगन है, जो उनके लैंडलॉर्ड है, वो कहाँ पे रहते हैं? डाउन स्टेयर्स रहते हैं और बहुत ही हैप्पी कपल है वो। जो मिस्टर गटिंगन है वो एज ए हेड वेटर रिटायर हुआ है और जो मिसिस गटिंगन है वो अभी भी उसने काम किया है उसी सेम होटल में एज ए मेड, ठीक है। और दोनों ने कुछ पैसे बचाए और उन्हीं पैसे से उन्होंने वो घर खरीदा है। और उनका जो बेटा है वो जूरिक में स्टडी कर रहा होता है एज ए हेड वेटर की। डाउन स्टेयर देयर इज़ ए पार्लर, उन्होंने एक अपना पार्लर भी खोला हुआ है जहाँ पे वो वाइन और बियर सेल करते हैं। अब ऐसे लग रहा है कि वॉर है जो लगभग ख़त्म हो चुका है, परंतु अभी भी हेनरी न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि फाइटिंग अभी भी चल रही है, क्योंकि अभी भी माउंटेन के ऊपर स्नोफॉल स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है तो जो वॉर है वो टोटली स्टॉप हो जाएगा। विजिट टू द सिटी, सम टाइम हेनरी और कैथरीन है वॉक डाउन टू माउंटेन, डाउन द माउंटेन, पहाड़ी से नीचे वो जाते हैं इनटू मॉन्ट्रेक्स नेम के उस सिटी में। और यहाँ पे एक बीच में से एक सीधा पाथ भी था विच गोज डाउन टू द माउंटेन, जो कि माउंटेन से नीचे जाता था, परंतु वो बिल्कुल सीधी ढलान वाला है जिसके ऊपर चलना कैथरीन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो यूजुअली रोड को लेते हैं और वॉक डाउन ऑन द बिटवीन द फील्ड्स, खेतों में होकर के वो नीचे उस सिटी में जाते हैं। वो जब जाते हैं तो उनको छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस को से गुजरना पड़ता है, परंतु वो किसी को जानते नहीं हैं और वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। और वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े होटल होते हैं, सारे के सारे बंद होते हैं, परंतु जो शॉप्स होती हैं वो सारी की सारी खुली होती है। जब कभी कभी कैथरीन है वो अपने हेयर कट करवाने के लिए जाती है तो उस टाइम हेनरी है वो बार में चला जाता है कुछ बियर ड्रिंक करने के लिए और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा है कि दोनों ही जो हेनरी और कैथरीन है दो एक ब्लिसफुल लाइफ जी रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में। अब हेनरी एंड कैथरीन दोनों ही एग्री होते हैं दैट दे बोथ आर हैप्पी विद ईच अदर। नाउ कैथरीन सेज दैट
सी इज़ गोइंग टू हैव ए चाइल्ड वेरी सून, सो दे शुड गेट मैरिड। हेनरी है एकदम से उसको रिप्लाई करता है कि वह रेडी है, तैयार है, बट कैथरीन सेज दैट इट वुड बी एम्बेरेसिंग फॉर हर। वो कहती कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग होगा, बहुत ज़्यादा शेमफुल होगा यदि मैं इस कंडीशन में मैरिज करती हूँ। तो कहता है कि एक बार डिलीवरी हो जाने दो, उसके बाद वो मैरिज कर लेंगे। सी आस्क्स हिम वेदर सी इज़ ए गुड वाइफ टू हिम, देन ही सेज दैट नॉट गुड, सी इज़ ए वेरी लवली वाइफ। देन डॉक्टर टोल्ड कैथरीन दैट शी वॉज रादर नैरो इन द हिप्स, कि वो हिप्स से थोड़ी सी नैरो है, थोड़ी सी वो यूँ कहें कि थिन है। तो यह ज़रूरी है कि उसका बेबी है जो वूम में है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, वरना उसको डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। शी हैड टोल्ड डॉक्टर दैट शी वॉज ए मैरिड वूमेन, वो डॉक्टर को बताती कि वो मैरिड है। एंड शी ऑल्सो टेल्स हेनरी दैट शी वुड गो विद हिम टू हिज होम लैंड, दैट इज़ अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका से बिलोंग करता है। शी सेड दैट शी वॉन्टेड टू सी नाइजीरिया फॉल्स एंड सर्टेन अदर प्लेसेस, वो वहाँ के कुछ और प्लेसेस हैं जो अमेरिका में हैं, वो उनको देखने की इच्छा उसके सामने जताती है। अब जो मिस्टर एंड मिसिज गटिंगन है वो उनको बताते हैं कि स्नो जो क्रिसमस आने वाला है, और अभी तक क्रिसमस में थोड़े ही दिन रहे हैं परंतु अभी भी स्नोफॉल स्टार्ट नहीं हुई है। तो मिस्टर गटिंगिंग उससे पूछती है कि क्या ये जो टाइम होता है जब स्नो फॉलिंग का टाइम, तो स्कीइंग करने का बहुत अच्छा, स्कीइंग जहाँ पे वो स्केटिंग वगैरह करते हैं बर्फ़ पे, तो वो उससे पूछते हैं क्या उसमें वो इंटरेस्ट रखता है। तो हेनरी कहता है कि उसे नहीं आती है। देन मिस्टर गटिंगन उसको प्रपोज करती है कि जब उसका बेटा है वापस आएगा तो क्रिसमस पे घर आएगा तो वो उसको सिखा देगा कि स्कीइंग है वो कैसे की जाती है। अब हेनरी और कैथरीन है वो ज़्यादा दूसरे लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, वो दोनों एक दूसरे की कंपनी में ही काफ़ी खुश फील करते हैं और वो दोनों एक दूसरे में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। कैथरीन है वो हेनरी को बताती है कि ही शुड ग्रो ए बैड, कि उसको दाढ़ी रखनी चाहिए, बट हेनरी कहता है ही वुड सर्टेनली, वो निश्चित रूप से ऐसा करेगा। एंड वो फिर वो कहती है कि उससे ये भी पूछती है कि क्या वो अपनी लाइफ है वो उसके साथ बोरिंग फील कर रहा है। तब कैथरीन हेनरी कहता है नहीं, यू डोंट नो हाउ क्रेजी आई एम अबाउट यू, कहते तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे लिए कितना क्रेजी हूँ। हेनरी उसको कई बार कहता है कि मुझे कभी कभी रिनाल्डी की याद आती है, कभी कभी उसको उस प्रीस्ट की याद आती है जिसके साथ वो फ़न करते थे मैस टाइम में। परंतु कहता है कि कई बार मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि क्या सच में जो रिनाल्डी है उसको सिफिलिस हुआ था या नहीं, या रिनाल्डी के साथ क्या हुआ है ना। तब कैथरीन उसके क्वेश्चन करती है कि क्या कभी वो भी ऐसी डिजीज़ से सफ़र हुआ है जो घातक होती है, जो फैटल होती है, प्राणों के लिए घातक या बीमारी होती है। तब हेनरी उसको बताता है कि एक बार उसको गोनोरिया नाम की एक डिजीज़ हुई है और ये बहुत अधिक पेनफुल थी। नाउ कैथरीन एक दिन ड्यूरिंग द नाइट जब हेनरी उठता है और वो देखता है कि कैथरीन भी उठी हुई है, तो कैथरीन उससे पूछती है कि जब वो उससे पहली बार मिली थी तो वो बहुत ज़्यादा क्रेजी थी, परंतु हेनरी कहता है हाँ ये ठीक है, परंतु कहता है कि अब धीरे धीरे जो उसकी लाइफ के प्रति जो क्रेजीनेस है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। देन हेनरी कहता है नहीं नहीं, अभी भी वो उतनी ही ग्रैंड है, उतनी ही अच्छी है। वो उसको बार बार अश्योर करता है कि वो उससे बहुत अधिक लव करता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। 39 वी सी दैट कैथरीन ऑल टाइम फील्स एंक्शियस, फील्स वरी अबाउट दैट हेनरी इज़ pleased or not, कि वह हेनरी खुश है या नहीं। इन द एंड इट इज़ द टाइम ऑफ द मिडल ऑफ जनवरी एंड देयर इज़ टू मच या देयर इज़ एक्सट्रीम कोल्ड। हेनरी हैज़ ग्रोन बियर्ड, अब हेनरी की दाढ़ी भी बढ़ आई है। द विंटर हैज़ सेटल्ड इनटू अ ब्राइट कोल्ड डेज एंड हार्ड कोल्ड नाइट, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। एंड इट इज़ नाउ पॉसिबल टू वॉक ऑन द roads again. The snow lay over all the country, down almost to the Montreux. The mountain on the other side of the lake were all white and the plain of the Rhone valley was covered. हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। Henry and Catherine take long walk on the other side of the mountain
टू द बेन्स डी, एल्सेज उस प्लेस का नाम है। देयर इज़ एन इन द ट्रीज, और वहाँ पे उन पेड़ों के बीच में उस प्लेस में एक इन होती है, सराय होता है। वेयर द वुड कटर्स यूज टू स्टॉप फॉर अ ड्रिंक, जहाँ पे वुड कटर्स हैं जो जंगल में आते हैं वो रुकते हैं ड्रिंक के लिए। हेनरी एंड कैथरीन भी उस इनके अंदर बैठ जाते हैं। एंड वॉर्म बाय स्टोव एंड दे ड्रिंक हॉट रेड वाइन एंड स्पाइसेस एंड लेमन इन इट। कैथरीन आस्क्स हेनरी वट इज़ हिज फाइनेंशियल कंडीशन, कि वो इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो हेनरी कहता है कि वो इसके बारे में बिल्कुल भी वरी नहीं करेगा, नहीं करता। एंड कहता है हिज साइड ड्राफ्ट आर बीइंग ऑनर्ड, तो उसकी अच्छी हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन है। तब हेनरी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, क्या उसकी फैमिली उसको कभी भी वापस घर लौटने के लिए इंसिस्ट नहीं करेगी। तो हेनरी कहता है कि मैं कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना दूंगा। तब हेनरी कहती है ही डजंट मच केयर ऑफ हिज फैमिली। देन हेनरी सेज दैट ही डज केयर बट देयर ही हैड ए क्वारल विद देम। कैथरीन सेज हिज बियर्ड इज़ अ ग्रेट सक्सेस, अच्छी है, उसकी अच्छी सफलता है कि उसने दाढ़ी बना ली है। एंड शी लव्स हिम, बट कहता इट लुक्ड स्टिफ एंड फियर्स, थोड़ी सी फियर्स लगती है, स्टिफ लगती है, फियर्स लगती है। कहता है परंतु ये बहुत अधिक सॉफ्ट है और वेरी प्लेजेंट है। और वो कहती है कि अब आफ्टर प्रेगनेंसी जब उसका बेबी हो जाएगा तो वो भी हेयर कट नहीं लेगी, क्योंकि वो हेयर कट नहीं कराएगी तो हेनरी है अगेन उससे लव करेगा। बट हेनरी कहता है कि ऐसा नहीं है, अब उसने हेयर कट ले रखा है तब भी कहता है वो उसको उतना ही इक्वली लव करता है। तो यहाँ हम यही देख सकते हैं कि वो दोनों हैं अभी भी टोटली एक दूसरे के प्रति डिवोटेड हैं और एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। परंतु फिर भी कैथरीन हमेशा वरी करती है कि पता नहीं हेनरी उसके साथ खुश है या नहीं, तो हमेशा वो उसकी प्लेजेंट, उसकी हैप्पीनेस के बारे में एंजाइटी में रहती है।